यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ठीक है, ये सेक्शन 1 है। हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले सेक्शन 1 को कंप्लीट कर लें। ऐसे 4 सेक्शन आपके सिलेबस के अंदर बटे हुए हैं, जिसमें से सेक्शन 1 आपका 55 नंबर का है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इसको हमने 5 क्लासेस के अंदर पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है आपका जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इसको हम 2 क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। तो मोस्टली पार्ट जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे और कल के सेशन में इसके जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज भी एमसीक्यूज करेंगे, कल भी हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तो ऐसे आपके 8 नंबर का पूरा कवर हो जाएगा। ओके, तो इसमें अपन को किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री महिलाएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था में पोषण का क्या महत्व है, सीधी सी आसान सी भाषा में बोलूं तो शैशव अवस्था में बच्चों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उनके भोजन में कितनी मात्रा किसकी होनी चाहिए, जस्ट लाइक कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितना कैलोरी उनको मिलना चाहिए, सेम एज इट इज फॉर बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड गर्भवती महिला। ठीक है, तो इससे अपने 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेपर में क्या होता है कि पेपर में जब ये 200 नंबर का पूरा पेपर आता है तो सब कुछ मिक्स रहता है, उसमें से वो सेक्शन डिवाइड करके नहीं रखता है कि मैं इस टॉपिक से आपके 55 नंबर का पूछ रहा हूँ या फिर मैं 8 नंबर का पर्टिकुलर इस टॉपिक से पूछ रहा हूँ। सारी चीजें मिक्स रहती है। तो मैं आपको सेशन के लास्ट में पेपर भी बता दूंगी, एक प्रीवियस ईयर पेपर का, कि किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। दिमाग में रखिएगा कि अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया, दैट मीन्स कि आप अपने पूरे 8 नंबर को कवर कर सकते हैं। मतलब 55 में से 10 अपन पहले पढ़ चुके हैं और 8 आज अपन पढ़ लेंगे, मतलब 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए। सो इस चैप्टर का नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। ठीक है, इन तीनों टॉपिक के बारे में बात होगी, पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और स्वस्थता के बारे में, मतलब स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आप देख रहे हैं कि पोषण का जो एक चैप्टर है वो हम अलग से पढ़ चुके हैं। पोषण में क्या होता है, बेसिकली भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एक बेसिक तो हम लोग इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे शैशव अवस्था की, कि शैशवावस्था में बच्चों को क्या भोजन लेना चाहिए, अब माता को बच्चों को क्या देना चाहिए। बाल्यावस्था में भोजन किस प्रकार का होगा, क्योंकि इस समय बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है पेरेंट्स को बताने की कि आप अपने बच्चों के टिफिन में ये रखिए, ये सारी चीजें बच्चों को भोजन में दीजिए, है ना, इस टाइप से। फिर किशोरावस्था में बच्चों का जैसे बढ़ती हुई उम्र इसको बोला जाता है ना, कि ग्रोइंग चाइल्ड यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर उसको बहुत अत्यधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज अपन सीख लेते हैं। आज के सेशन की खास बात यह है कि इसमें जितने भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सब वो है न्यूमेरिकल टर्म्स में वैल्यू है। जस्ट मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन बता देती हूँ, इससे आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि एक्चुअल में आज है क्या। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में कैल्शियम दिया जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो नंबर में है ना, कि कितनी मात्रा में उसको कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जो स्तनपान करवाने वाली माता होती है उसको कितनी मात्रा में चाहिए होता है, लगभग 500 किलोग्राम कैल्शियम की आवश्यकता उनको पड़ती है प्रतिदिन, है ना। तो ये सारी चीजें जो है नंबर्स में आपको याद रखनी है। तो ऐसे 6 से 7 टेबल आज अपन पढ़ने वाले हैं, शैशव अवस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए और किशोरावस्था के लिए। तो अगर पॉसिबल हो तो आप नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे ऑफिशियल डेटा हम लोगों ने लिए, जहां जहां से भी डेटा लिया सबका मेंशन यहाँ पर रहेगा। बहुत सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही ली गई है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्पेसिफिक डेटा से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे अगर आप पर्टिकुलर डॉक्टर से बात करें, जैसे कि हर एक डॉक्टर का अपना अपना एक चार्ट होता है कि आप महिला को इतनी मात्रा में भोजन दीजिए, छोटे बच्चों को इतना दीजिए, तो हम लोग पर्टिकुलर किसी डॉक्टर को प्रेफर ना करते हुए ऑफिशियल जो डेटा है नेशनल लेवल पर उसकी हम लोग बात करते हैं। और डेफिनेटली ये चीजें कंट्री टू कंट्री अलग अलग भी होती है, तो इस चीज का भी फर्क पड़ता है। तो ये चीजें आज आपको मिल रही है तो बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाना और इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सारे मैं सोर्सेस बताती जाऊंगी कहाँ कहाँ से ये लिए गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तेजी से वृद्धि करने की शैशव अवस्था में तथा प्रारंभिक शैशव अवस्था के दौरान, प्रारंभिक शैशव अवस्था मतलब 0 से 6 महीने तक होने वाले परिवर्तन विशेष रूप से दृष्टिगत होते। कोई भी चेंजेस बच्चे के अंदर हुआ वो दिखाई देगा।
वास्तव में यह विदित है कि शिशुओं को उनके प्रति किलो शरीर वजन से लगभग 2 गुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। जैसे 3 किलो का बच्चा है ना, जन्म हुआ है तो 3 केजी अप्रोक्स माना जाता है, आइडियली 2.5 से ऊपर यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको स्वस्थ बच्चा कंसीडर करते हैं, हेल्दी बच्चा बोलते हैं। अगर इससे कम हुआ तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, या बहुत सारी चीजें डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि बच्चे को ये दीजिए, ये करिए, ये नहीं करिए, है ना। तो एक आइडियल क्या होता है, 2.5 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर जो उसको कैलोरीज चाहिए होती है लगभग डबल, अगर 3 किलो का बच्चा है तो लगभग 6 किलो कैलोरी उसको यहाँ पर आवश्यकता होगी, जो कि भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा के बराबर होती है ना। छोटे बच्चों में इस चीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त पोषण के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति करना संभव है। ऊर्जा के अतिरिक्त बच्चे को निम्न चीजें मिलनी चाहिए। क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, पहले आप इसके बारे में देख लीजिए। देखो, शिशुओं के पोषक तत्वों की अनुशंसित दैनिक मात्रा किसके द्वारा दिया गया है, ICMR के द्वारा दिया गया है। व्हाट इज ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो सारी चीजें प्रिस्क्राइब करती है ना कि किसको कितनी मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। एक डेटा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, ICMR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अपन देख लेते हैं, पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं। जन्म से 6 माह तक यानी कि प्रारंभिक शैशव अवस्था में बच्चे को कितनी ऊर्जा या कितनी ऊर्जा यहाँ पर चाहिए होगी, किसमें, किलो कैलोरी के अंदर। 108 किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार, 98 किलोग्राम शरीर वजन का 6 से 12 माह, पहले 0 से 6 की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 से 12 माह की बात करेंगे, मतलब 1 साल तक का डेटा अपने पास है, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है नंबर्स को याद रखना, बट डेली से डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि आपको याद रखनी ही पड़ेगी। जैसे आपने देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति लॉयर की पढ़ाई कर रहा है तो उसको सारे आर्टिकल, सारी धारा के नंबर सब याद करने पड़ते हैं, वैसे ही आपको ये सारे नंबर्स याद होने चाहिए, है ना। तो ऊर्जा की बात करें तो 108 किलोग्राम, 6 से 12 माह के लिए 98। प्रोटीन की बात करें तो ग्राम में 2.05 किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार, 1.65 किलोग्राम शरीर वजन का, ठीक है। कैल्शियम की बात कर ले मिलीग्राम में 500 और 500, 0 से 6 माह तक और 6 से 12 माह 1 साल तक 500 की आवश्यकता पड़ती है मिलीग्राम। विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है ना। या फिर बीटा कैरोटीन की बात करें तो माइक्रोग्राम में कितनी की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप रेटिनॉल के बारे में देख लीजिए, इसका बहुत बड़ा रोल होता है मनुष्य के लिए। विटामिन ए की अगर अपन बात करें 350 ग्राम और 350 ग्राम, पूरे 1 साल तक 350 ग्राम मतलब चाहिए होगा माइक्रोग्राम। और बीटा कैरोटीन की बात करें तो 1200 ग्राम इसकी यहाँ पर माइक्रोग्राम यहाँ पर आवश्यकता रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर थाइमीन की बात कर लेते हैं। देखो, इसीलिए मैंने आपको विटामिन वाला चैप्टर पहले ही पढ़ा दिया था, है ना, कि किसका रासायनिक नाम यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आप जितनी भी डील करेंगे वो सारी इसी टर्म्स में करेंगे कि हम लोग बार बार विटामिन B1 B2 ना बोलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए आपको पता था, रेटिनॉल इसका नाम है ना। रेटिनॉल नाम है, कितनी मात्रा में आवश्यकता होगी, 350 की आवश्यकता होगी। बीटा कैरोटीन की अगर मैं बात करूं 1200 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होगी। थाइमीन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दैट इज B1, विटामिन B1, है ना, 55 प्रति किलोग्राम शरीर वजन, और ये थोड़ा कम हो जाएगा बाद में क्योंकि शुरुआती समय में ज्यादा चाहिए होता है, 50 प्रति किलोग्राम शरीर वजन। नियासिन माइक्रोग्राम में ये चाहिए होगा, ठीक है। कितनी आवश्यकता होगी, 710 प्रति किलोग्राम, 650 प्रति किलोग्राम, ठीक है। एक बार यहां तक देख लो, नियासिन तक कंप्लीट कर लो, फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं। बढ़े आगे, हो गया ऊर्जा, हो गया प्रोटीन, हो गया कैल्शियम, हो गया विटामिन में रेटिनॉल, हो गया बीटा कैरोटीन, हो गया थाइमीन, हो गया नियासिन, हो गया। अब बात करते हैं राइबोफ्लाविन की। इसकी भी माइक्रोग्राम में कितनी आवश्यकता होगी, 65 पर केजी और 60 पर केजी किलोग्राम शरीर वजन के अनुसार, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, राइबोफ्लाविन। चलिए B2 की जो हम लोग बात कर रहे हैं, अगला आता है पायरिडॉक्सिन माइक्रोग्राम में 0.1 शुरुआती समय में, और 6 महीने के बाद 0.4, थोड़ी मात्रा इसकी बढ़ जाएगी। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी माइक्रोग्राम में 25-25 की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में बात करें तो 25-25 की इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फॉलिक अम्ल से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, 1-2 अभी हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। विटामिन B12 की बात करें तो 0.2 माइक्रोग्राम की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
ओके, एक बार से आप इस टेबल को देख लीजिए, क्योंकि ये सारी टेबल्स आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को हेल्प करने में यहाँ पर मदद करने वाली है। चलिए, अब स्तनपान की बात यहाँ पर कर लेते हैं। माँ का दूध नवजात शिशु के लिए प्राकृतिक उपहार माना जाता है। यह उन सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है जो आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सिफारिश यहाँ पर करता है। शुरुआती समय में 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माता का दूध यहाँ पर मिलना चाहिए। स्तनपान के दौरान शिशु को जो भी पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब पानी भी अलग से पिलाना नहीं पड़ता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। प्रथम के 2 से 3 दिन नव दुग्ध कोलेस्ट्रॉल नाम का पीले रंग का एक तरल पदार्थ यहाँ पर उत्पन्न होता है, जो कि शिशु को अवश्य रूप से पिलाना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिरक्षी तत्वों से भरपूर होता है और शिशु को संक्रमण से यहाँ पर बचाता है। आपको याद होगा ये कोलेस्ट्रॉल वाला क्वेश्चन जब हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे तब पूछा गया था, है ना। 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। पीले रंग का जो तरल पदार्थ निकलता है शुरुआत के 2 से 3 दिन में स्तनपान करने वाली महिलाओं में, तो उनमें उसको क्या नाम दिया गया है, इस तरीके से कुछ लैंग्वेज सेट करी गई थी। तो फिर हमने आंसर किया था कोलेस्ट्रॉम, उसको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रतिरक्षी यहाँ पर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे की यहाँ पर बढ़ाता है। क्या क्या फायदे इससे होते हैं? शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ये अपेक्षित अनुपात एवं रूपों, जैसे कि मौजूदा वसा घुले रूप में होते हैं, सभी पोषक तत्वों से भरपूर रहता है। इसकी प्रोटीन की कम मात्रा गुर्दों पर दबाव को कम करती है और विटामिन सी को नष्ट नहीं होने देती है। तो ये सारे फायदे होते हैं, बेनिफिट्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई। अब आगे देखिएगा, यह माँ तथा शिशु दोनों के लिए सरल, स्वच्छ एवं सुविधाजनक आहार का तरीका है। यह दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध भी होता है। इसमें प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होने के कारण यह शिशुओं के जठरांत संबंध जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, सीने एवं मूत्र संबंधी संक्रमण से यहाँ पर बचाएगा। आपने देखा होगा जैसे बच्चे का जन्म होता है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन के बाद उसको कुछ ना कुछ बीमारी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो वो अपने इन्वायरमेंट में एकदम से सेट नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चों में देखा जाता है 2 से 3 दिन बाद उसको पीलिया हो गया, या फिर फीवर आ रहा है, या फिर बहुत सारे बॉडी पर रैशेज हो गए। एकदम से इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट होना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चे के लिए। इसीलिए यहाँ पर स्तनपान को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, ताकि बच्चे की प्रतिरक्षी क्षमता यहाँ पर इंक्रीज हो सके। ठीक है, तथा यह एलर्जन से मुक्त होता है। यह मां को स्तन एवं अंडाशय के कैंसर से सुरक्षा भी प्रदान करता है, हड्डियों को कमजोर होने से भी बचाता है। यह मां तथा शिशु के मध्य स्वस्थ, सुखद, भावनात्मक संबंध के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। इस तरीके के भी जो हम लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन होते हैं, इमोशनल क्वेश्चन जो होते हैं, जो रिलेशन के बारे में बताते हैं कि जैसे एक छोटे से बच्चे का पिता से क्या संबंध होगा, है ना, वो अपने संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशु जानते हैं कि कब और कितना दूध चाहिए, इसीलिए कहा गया है शिशु की भूख ही उत्तम घड़ी है। मतलब जब वो रोने लग जाए तो आप समझ जाइए कि उसको यहाँ पर भूख लगी है ना। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, डॉक्टर कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप एक दिन में इतनी बार करवाइए, केवल इतनी ही बार करवाइए, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। फिर भी जब शिशु 1 माह का हो जाता है तो स्तनपान के समय अंतरालों को नियमित करने की दिशा में यहाँ पर प्रयास किए जा सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक सी चीज हमने पढ़ी है। कुछ कम लागत वाले पूरक भोजन। अब हम लोग यहाँ पर पूरक भोजन की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर माता को, बच्चे को चाहिए होंगे। ठीक है, भारतीय बहुउद्देशीय आटा की यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो कम वसा वाला मूंगफली का आटा तथा चने का आटा, जो कि 75-25 के रेशियो में यहाँ पर हो सकता है। कौन सा? मूंगफली और चने का रेशियो यहाँ पर बनाया गया है कि अगर आप ये देते हैं तो ये भी दे सकते हैं, है ना। खमीरीकृत भोजन की बात करें तो खमीरीकृत अनाज हो सकता है। कम वसा वाला मूंगफली का आटा तथा चने का आटा 4-4-2 के रेशियो में आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, बाल आहार की बात करें तो छिलका युक्त गेहूं, मूंगफली तथा चने का आटा 7-2-2 के रेशियो में। ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं आहार की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मूंग दाल और मूंगफली तथा गुड़, इनका रेशियो हो सकता है 5-2-2-2। पोषक अनाज की बात करें जिसमें आपके अनाज में गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार आ जाएगा। दाल की बात करें तो चना और मूंग। मूंगफली तथा गुड़ की बात करें तो ये 4-2-1-2 के रेशियो में होना चाहिए, अनाज, दालें, मूंगफली और गुड़। ठीक है, अमूतम की यहाँ पर बात करें तो चावल, रागी, चने की दाल तथा तिल, मूंगफली का आटा तथा गुड़ जो है 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5 के रेशियो में आप यहाँ पर दे सकते हैं। अमृत हम की बात करें
तो गेहूं, चना दाल, सोया, मूंगफली, आटा और चुकंदर से बनी हुई चीनी, इसको आप 4-2-1-1-2 के रेशियो में यहाँ पर दे सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ स्थानीय रूप से उपलब्ध अनाजों से ही बनाए जाते हैं। इन सभी को दर्शाए गए संगत अनुपात में भुना और मिलाया जाता है एवं विटामिन और कैल्शियम मिलाकर अधिक स्वादिष्ट और आरक्षित यहाँ पर किया जा सकता है। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और घर पर इसको आसानी से तैयार करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला भोजन हम लोग दे सकते हैं महिलाओं को, ताकि ये प्राप्ति बच्चों को भी हो सके। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पूरक भोजन हो गए जो एक महिला को दिए जाने चाहिए। चलिए, इसमें एक फैक्ट यहाँ पर रह गया था, ये वाला आप देखिए स्टार्टिंग में, शिशुओं में वजन 6 माह में 2 गुना और 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जो भी बच्चे का जन्म के समय का वजन है उससे यदि आप कंपैरिजन करें तो 6 माह में जितना भी था उसका डबल हो जाएगा। अगर 3 था तो वो 6 kg हो जाना चाहिए, है ना, और 2.5 था तो यहाँ पर 5 हो जाना चाहिए, मतलब इसे डबल होना चाहिए। और 1 वर्ष आते आते वो 3 गुना यहाँ पर हो जाना चाहिए। जैसे 3 का है तो 1 वर्ष में वो 9 kg का हो जाना चाहिए, मतलब उसकी वृद्धि और जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। कद की बात करें तो जन्म के समय 50 से 55 सेंटीमीटर तथा 1 वर्ष तक 75 सेंटीमीटर तक बढ़ जाना चाहिए। सिर की परिधि और सीने की परिधि दोनों में यहाँ पर वृद्धि होती है ना। चलिए आगे बात करें, यहाँ तक तो हो गए सारे फैक्ट। आगे देखिएगा, 1 सेकेंड। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार, जो जन्म के समय जिनका कम वजन होता है, तो फिर ऐसे केस में क्या किया जाए। तो शिशु जन्म के समय कम वजन के होते हैं। जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से, जिसे अपन पढ़ रहे थे, कम वजन वाले शिशुओं को कम वजन वाला शिशु माना जाता है। ऐसे शिशुओं को चूसने और निगलने के पर्याप्त सामर्थ्य न होने के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी अवशोषण क्षमता भी काफी कम होती है क्योंकि उनके पेट एवं आंत का आकार छोटा होगा। देखो, वजन कम है तो डेफिनेटली शरीर के अंदर बनने वाले जितने भी अंग हैं वो सारे वीक होंगे, पूरे तरीके से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कैलोरी की आवश्यकता सापेक्ष रूप से उच्च होगी। ठीक है, पेट और आंत का आकार तो छोटा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कम खाना चाहिए होगा। कैलोरी जितनी सामान्य बच्चे को चाहिए होती है उतनी ही इन बच्चों को भी चाहिए होगी। तो शिशुओं को माँ के दूध से सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, कैलोरी, वसा तथा सोडियम के तत्व मिलते हैं। इससे उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। उनकी माँ के दूध को रोगाणुनाशी गुण उन्हें संक्रमण से बचाता है। तो ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेगी, स्टार्टिंग के समय में टोटली मदर पर डिपेंड करेगी कि वो किस प्रकार का भोजन लेती है जिससे वो अपने बच्चे को संक्रमण रोधी यहाँ पर बना सके। ठीक है, चलिए, जैसे अभी हम लोग पूरक भोजन के बारे में देख रहे थे, तो पूरक भोजन माँ के दूध के साथ साथ धीरे धीरे अन्य खाद्य पदार्थों को भी देना शुरू करने की एक प्रक्रिया होता है। इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ देना शुरू किए जाते हैं उसको पूरक भोजन यहाँ पर कहा जाता है। जैसे हम लोग जो खाते हैं वो भोजन है, प्रॉपर भोजन है, सारी चीजें, लेकिन बच्चों को डायरेक्टली ये सारी चीजें नहीं दी जाती है। इन्हें 6 माह की आयु से शुरू किया जा सकता है। क्या महत्वपूर्ण है कि पूरक भोजन की प्रक्रिया में दूध पिलाने की बोतलों या अन्य बर्तन का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सके। आपने भी शायद इस चीज को देखा होगा कि बच्चों को भोज्य पदार्थ दिए जाने वाले बर्तन को गर्म पानी से धोया जाता है। दूध की बॉटल्स वगैरह हो गई या पानी की बॉटल्स वगैरह हो गई, तो जब भी आप उसको यूज करते हैं हर बार उसको गर्म पानी से धोकर ही यूज करना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा बिल्कुल कम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं बच्चे के समय पर, है ना, जब बच्चों की देखभाल की जाती है, उनकी केयर की जाती है, तो इस समय को, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ और क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी जानी चाहिए। सबसे पहले तो प्रतिदिन दूध की बोतल को एक बार तो गर्म पानी से उबाल ही लें। जो उसका निप्पल वगैरह होता है उसको अच्छे से क्लीन यहाँ पर करना चाहिए, है ना। जो दूध का तापमान जो है, बच्चे का जो शारीरिक तापमान है उसके बराबर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जो बोतल को मुंह में दिया जाता है ना, उसको भी प्रॉपर तरीके से पकड़ना चाहिए ताकि एकदम से बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बने इस चीज का। ठीक है, देखो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपने अगर ध्यान दिया हो दूध की बोतल के ऊपर, तो निप्पल का ढक्कन कभी कभी क्या होता है, निप्पल का जो हम लोग एक छेद करते हैं उसके अंदर, वो कभी कभी एक तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, कभी कभी बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत छोटा रहता है जिससे दूध भी बाहर नहीं आ पाता है। तो इस चीज का पहले ही, उसके मुंह में बोतल देने से पहले ही इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, है ना, उसके बाद उसको ये देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अगर एक बार से बॉटल में आपने दिया, बच्चे ने नहीं पिया, फिर आप सोचें कि चलो 2 से 3 घंटे बाद ये बॉटल तो रखी हुई है, इसी को दे दूंगी, तो वो खराब हो जाता है, तो वो वापस से उसको डबल नहीं दिया जाना चाहिए। आपको दूसरी टाइम फिर से नया भरकर बॉटल में उसको देना होगा। तो ये कुछ बेसिक से प्रिकॉशंस हैं जो हर समय प्रिफर किए जाते हैं। ठीक है,
तो इन चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप देखिएगा कि प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे माँ के लिए, अब देखते हैं पूरक आहार बच्चे के लिए यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। 3 प्रकार से इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तरल पूरक होते हैं, अर्ध ठोस पूरक मतलब पूरे कठोर नहीं होंगे, 5 से 6 माह तक आप शुरू कर सकते हैं। ठोस पूरक जैसे कि कठोर खाना जो होता है, जैसे रोटी वगैरह ये हो गई, है ना। तो ठोस पूरक 10 माह से 1 वर्ष तक जब शिशु दांत निकलने लग जाते हैं तब इसको स्टार्ट किया जा सकता है। शुरुआती समय में तो केवल लिक्विड ही देना होता है। तो 3:1 के रेशियो में उबले पानी के साथ आप दूध मिलाकर दे सकते हैं। तत्पश्चात कुछ सप्ताह में बिना पानी वाला दूध आप दे सकते हैं। आपको पता है दूध को डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो बाहर से हम लोग देते हैं ना, गाय वगैरह का दूध जो देते हैं बच्चों को, तो शुरुआती समय में वो भी क्रम प्रेफर किया जाता है जिसका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, जैसे बकरी वगैरह हो गई, तो इसका थोड़ा डाइजेस्ट होने में बच्चों को आसानी होती है, तो वो प्रेफर यहाँ पर किया जाता है। तो पहले जब शुरुआती समय में दिया जाता है तो पानी के साथ दिया जाए, फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल मिल्क यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप देखो 3:1 के अनुपात में, मतलब पूरा पानी और थोड़ा सा दूध उसमें रहेगा। कुछ सप्ताह के पश्चात बिना पानी वाला आप दे सकते हैं। संतरे मौसमी जैसे जो स्ट्रीज फल होते हैं, जैसे आपने देखा है ना विटामिन सी जिनके अंदर पाया जाता है, वो वाले फल यहाँ पर आप दे सकते हैं, सिट्रिक एसिड वाले, है ना। 4 माह पर 5 मिलीलीटर से शुरू करते हुए 1 वर्ष तक 85 मिलीलीटर तक आप इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सूप में अगर अपन बात करें तो सब्जी, दाल, छना हुआ सूप 4 से 5 माह तक पूरा लिक्विड में ही आपको देना है। लगभग 1 वर्ष के बाद नमक और प्याज के साथ बिना छना हुआ सूप आप देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए अर्ध ठोस की हम लोग बात करें कि पूरा कठोर तो नहीं दे सकते क्योंकि दांत नहीं है ना। तो अच्छी तरीके से पकी हुई या मसली हुई सब्जी, है ना, जिसको आसानी से वो निगल पाए। दालें और अनाज अलग अलग तरीके से अच्छा पका हुआ अथवा मिलाया हुआ, दूध अथवा चीनी इसके अंदर मिला सकते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करने के लिए। अंड पीतक अगर बच्चा सेवन करता है ना, तो 7 माह तक आधे चम्मच अंडे की पीली जर्दी से शुरू करके 1 वर्ष तक 1 बड़ी चम्मच अंडे की जर्दी यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। पकाई गई और मसली हुई मछली एवं मांस 1 वर्ष को पूरा किया होने पर आप शुरू यहाँ पर कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठोस पूरक की बात करें तो अब धीरे धीरे दांत निकलने लग गए, तो आप बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। दाल, अनाज के टुकड़े, टुकड़ा किया हुआ मांस जिसमें अनेक चीजें मिलाकर पकाई गई हो, भोजन के रूप में हाथों से पकड़कर खाया जाने वाला कच्चा सलाद और फल यहाँ पर बच्चे को दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे के पूरक आहार हो गए जो शुरुआती समय से 1 साल तक अपन प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम ICMR के द्वारा निर्धारित किया गया कि बच्चे को किस किस प्रकार के और कब कब टीके लगाए जाने चाहिए, ठीक है। तो बच्चे की उम्र के अनुसार अपन टीके की बात करेंगे। सबसे पहले जन्म के तुरंत बाद BCG का यहाँ पर टीका लग जाता है, ठीक है। 6 सप्ताह की अगर अपन बात करें, जस्ट लाइक 40 डेज, है ना, तो वो टाइम पीरियड रहता है कि इस बीच में आप ये टीका लगवा सकते हैं। तो 6 सप्ताह में OPV2 डीप ओरल जो पोलियो वाली है, अभी मैं फुल फॉर्म आपको सभी के बता दूंगी, बस एक बार आप ये देख लो। OPV2 क्योंकि ये शुरुआती समय में एक मिल चुका होगा, ठीक है। DPT और हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। 10 सप्ताह में OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। 14 सप्ताह में OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी का, और 9 से 12 माह में खसरा का टीका यहाँ पर एक लगवाना मैंडेटरी है, आवश्यक है। ये तो जो हो गए कि आपको आवश्यक कंपलसरी लगवाने ही है। इसके अलावा डॉक्टर टू डॉक्टर बहुत सारे टीके भी प्रेफर करते हैं कि आप चाहें तो ये लगवा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है आपके मैंडेटरी रहेंगे, आवश्यक रहेंगे, ये तो लगवाने ही होते हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, कहीं पर भी जाएं, ये टीके आपके लिए आवश्यक रहेंगे। BCG आप सभी को पता ही है, बैसिलस कैलमिटिक वेरिएंट, क्षय रोग प्रतिरोधी जो होता है, ठीक है। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो 2 बूंद हम लोग पिलाते हैं बच्चों को पोलियो की, ठीक है। DPT में 3 चीजें आ जाती है, 3 टीके एक साथ एक ही लगता है, दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तीनों का एक साथ चलता है, ठीक है। ये WHO भारत के द्वारा जो है भारत के लोगों के लिए जो है प्रेफर किया गया है कि ये टीके लगवाने हैं, इसकी बात हम लोगों ने करी, ठीक है। याद रहेगी सारी चीजें, किस समय कौन सा लगवाना है, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा होगा तो ये टॉपिक है, टीकाकरण करके अलग से टॉपिक है ना, और उसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनका मंथ आप याद कर लें। BCG पहले ही लगेगा 6 सप्ताह में OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी, 10वें में OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी, 14वें में OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी, और 9 से 12 में खसरा,
ठीक है। और बुखार आना, बच्चे को जब भी टीका लगता है तो दर्द के कारण बुखार आना सामान्य सी बात है, तो डॉक्टर साथ के साथ आपको प्रेफर भी कर देते हैं एक मेडिसिन कि ये आप दे सकते हैं, इससे बुखार उतर जाएगा, ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं होगा। ये शिशु को विशेष रूप से स्तनपान यदि अगर हम लोग देखें कि स्तनपान नहीं कराया गया हो तथा जब पूरक भोजन से शिशुओं की पोषक संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति न हुई हो तो इस अवस्था में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कई सारे रोग भी हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि हर माँ यहाँ पर स्तनपान करवा पाए, बहुत सारे केसेस या बहुत सारे रीजंस ऐसे भी होते हैं जिसके कारण माँ नहीं करवा पाती है, ठीक है। तो ऐसे में अगर उसको पूरक भोजन भी नहीं दिया गया, जैसा अपन ने अभी पूरी टेबल में पढ़ा, तो कई सारे रोग यहाँ पर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला देखिए, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, ठीक है। अब इसके कारण वृद्धि मंद हो जाती है ना, डेवलपमेंट बच्चे का काफी धीमा, ग्रोथ काफी धीमी हो जाती है और संक्रमण होने पर डायरिया तथा निर्जलीकरण की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। रक्त की कमी हो सकती है, लोह तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो जाएगा। पोषणात्मक अंधापन, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको बताइए विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पर हो जाती है ना, तो वो दिक्कत बच्चे में हो सकती है। हड्डी से संबंधित सूखा रोग, रिकेट्स यहाँ पर, ऑस्टियोपीनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ये यहाँ पर हो सकता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। गलगंड, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो बच्चों में यहाँ पर गलगंड रोग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब ये तो हो गई शैशवावस्था की बात। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करें, इसकी भी बात कर लेते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अब आप देखो, हम थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे 1 वर्ष की, अब हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 6 वर्ष तक की। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो अब ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ेगी, 1240 इसको चाहिए होगा किलो कैलोरी, है ना, या फिर 4 से 6 में जो है 1690 किलो कैलोरी इसको यहाँ पर आवश्यकता होगी, ठीक है। 1 किलो 240 ग्राम, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये कितनी हो गई, 1240 हो गई, 1690 हो गई। प्रोटीन 22 ग्राम आवश्यकता पड़ेगी, 4 से 6 में 30 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, प्रतिदिन। वसा की अगर अपन बात करें तो 25 ग्राम और 4 से 6 में भी 25। कैल्शियम मिलीग्राम में बात करें तो 400 दोनों ही समय में यहाँ पर 1 से 3 में और 4 से 6 में यहाँ पर बच्चे के लिए आवश्यक रहेगा, ठीक है। लोह तत्व की बात करें तो लोह तत्व अगर मिलीग्राम में बात करें तो शुरुआती समय में 1 से 3 में 12 मिलीग्राम और ऐसे अगर अपन बात करें 4 से 6 में 18 की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आगे आपने वही सारी चीजें जो आपने शैशवावस्था में पढ़ी थी, बस क्या होगा, आपकी बार उनकी मात्रा यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, विटामिन ए रेटिनॉल की बात करें 400 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम। बीटा कैरोटीन की बात करें 1600। थाइमिन की बात करें 0.6 और ये थोड़ा सा बढ़ेगा, उसमें भी हमने बढ़ाया था 0.9 हो गया। राइबोफ्लेविन की बात करें 0.7 और यहाँ पर 1 अपन को चाहिएगा, ठीक है। और नियासिन की बात करें तो ये 8 मिलीग्राम और ये 11 मिलीग्राम। विटामिन सी की बात करें 40 दोनों के लिए चाहिएगा। पायरोडैक्सिन की बात करें 0.9 दोनों के लिए। और अगर अपन बात करें फॉलिक अम्ल की 30 शुरुआती समय में और 4 से 6 में 40 माइक्रोग्राम की। विटामिन B12 की बात करें तो 0.2 से 1 तक हो सकता है, सेम फॉर 4 to 6 ईयर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है जो विद्यालय पूर्व जो चिल्ड्रन होता है, शाला पूर्व चिल्ड्रन जिसको आप बोलते हैं, है ना, तो 1 से 6 साल में ये सारी प्रोटीन विटामिन की यहाँ पर बच्चे के शरीर को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आप एक बार से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने अभी देखा था कि जो अपन बात कर रहे थे 0 से 6 महीने की और 6 से 12 महीने की, उसमें हमने विटामिन B12 के लिए क्या देखा था कि लगभग 0.2 ग्राम तक, 0.2 माइक्रोग्राम तक आवश्यकता पड़ती है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 से 6 साल में ये 0.2 से 1 तक हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे वहां पर हमने फॉलिक एसिड देखा था 25, यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया, मतलब बढ़ती हुई मात्रा आपको दिखेगी, है ना। ऐसे ही हमने बहुत सारे देखे थे, पायरोडैक्सिन देखा था 0.1, तो यहाँ पर आकर ये कितना हो गया, 0.9 हो गया, है ना। तो ये मात्रा धीरे धीरे आपको बढ़ती हुई यहाँ पर मिलेगी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए कुछ दिशा निर्देश। हम जानते हैं कि अन्य आदतों की तरह बच्चों के जीवन के आरंभ में ही खान पान संबंधी अच्छी आदतें होनी चाहिए।
है ना। इससे पौष्टिक खान पान स्वास्थ्य जीवन शैली का उनका अंग बन जाएगा। इसीलिए कुछ सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। भोजन करते समय वह समय होता है जब परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, तो परिवार के साथ एक साथ बैठकर सुखद और आनंदमय वातावरण में भोजन करना बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों के खान पान संबंधी व्यवहार का अनुकरण करते हैं। जैसे परिवार वाले भोजन कर रहे हैं वैसे ही बच्चा करेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस भी बहुत जरूरी होगा। ठीक है, विविधता एक महत्वपूर्ण पहलू है तथा बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप उसे थोड़ी मात्रा में विभिन्न तरीके के भोजन देना चाहिए। विभिन्न तरीके के मतलब आप बोल सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को खाने के लिए प्लेट में रखी हर वस्तु को समाप्त करने की आदत सिखाई जानी चाहिए। जैसे जो बेसिक हाइजीन यहाँ पर होते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना, है ना, प्रणाम करके खाना खाने के लिए बैठे, पूरा खाना फिनिश करे, कोई भी वस्तु झूठी नहीं डाले, उसके बाद हैंड वॉश करना, ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे बच्चे को सिखाई जानी चाहिए, है ना। एक हेल्दी आदत उसकी डालनी चाहिए बोल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर। भोजन तथा अल्पाहार देने के समय में नियमितता बरती जानी चाहिए ताकि बच्चे को विविधता भूख लगती रहे। दैट मीन्स कि आप भोजन करवा रहे फिर बीच में नाश्ता करवाएं, इससे बच्चे की हैबिट यहाँ पर बनेगी। बच्चे के पसंदीदा भोजन के साथ साथ व्यंजन सूची मेन्यू में नई नई चीजों को रखें। ऐसा नहीं कि आपने एक फिक्स भोजन बना रखा है कि हाँ यही चीजें बच्चों को देनी है, आपको नई नई चीजें यहाँ पर इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, सख्त, मुलायम एवं रंगीन भोज्य पदार्थों के मध्य संतुलन यहाँ पर बनाए रखना चाहिए ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। व्यंजन सूची यानी कि मेन्यू में ऐसे व्यंजन रखे जाए जिसे आसानी से खाया जा सके, जैसे कि हाथ से खाए जाने वाले भोजन के रूप में छोटे सैंडविच, चपाती, रोल, समोसे, इडली, जो बच्चा आसानी से यहाँ पर खुद से खा पाए। ठीक है, एक स्थान पर ही बच्चे को भोजन परोसी, न कि जब बच्चा इधर उधर घूम रहा हो तो उसके पीछे आगे पीछे घूमकर आप भोजन करवाएं, है ना, जैसे यूजुअली आज के समय में हो गया है। ठीक है, इन सबसे अच्छा बच्चे को भोजन करने से पहले आराम करने दें। थका हुआ बच्चा भोजन में कभी रुचि नहीं दिखाता है, तो एक बार वो जब आराम कर ले, रेस्ट कर ले, उसके बाद उसको यहाँ पर भोजन करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित आहार किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब वही भोजन की बातें यहाँ पर होगी। 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष के लिए अनाज एंड मिलेट्स, जिसमें अपन ज्वार, बाजरा, ये सारी बात कर लें तो 120 शुरुआती समय में, और 4 से 6 वर्ष में 210 सारी मात्रा ग्राम में होगी, है ना। दालों की बात करें तो शुरुआती समय में 30, फिर आगे बढ़ते जाएं 45 करते जाएं। दूध 500, ठीक है। फल सब्जियों की बात करें, ठीक है, तो फल सब्जियां जड़ मूल कंद जैसे आलू वगैरह जो गई, जमीन कंद वगैरह हो गए तो 50, फिर आप इसको 100 कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां पहले 50 ग्राम जो उसके डेली फूड में इंक्लूड होनी चाहिए, और 4 से 6 में भी 50 सफिशिएंट है। अन्य सब्जियां जो दूसरी होती है उसमें भी आप 50 ले सकते हैं। फलों की बात करें तो 100 ग्राम फल डेली के हिसाब से। ठीक है, चीनी की बात करें तो 1 से 3 में 25, 4 से 6 में थोड़ी आप इंक्रीज कर सकते हैं 30। घी तेल की बात करें 20 और 25 यहाँ पर रहेगा। ये भी प्रेफर किया गया है ICMR के द्वारा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए 15 से 18 माह विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए प्रतिरक्षण का टीका, भी टीके तो चलते रहेंगे, है ना। तो क्या क्या टीके होंगे 15 से 18 माह, मतलब 1 साल के बाद की बात करें तो MMR यानी कि खसरा, कनपेड़ा, रुबेला का टीका लगाया जाता है। 16 माह से 2 वर्ष की बात करें DPT, OPV बूस्टर खुराक यहाँ पर दी जाती है ना, पोलियो की। 2 वर्ष में टाइफाइड का टीका, 5 वर्ष में DT का टीका, 10 से 16 वर्ष में बात करें तो टिक्स एंड टॉक्साइड TT का टीका यहाँ पर लगवाया जाता है। ठीक है, 18, 24, 30 और 36 माह में विटामिन A के ड्रॉप्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये सारी हो गई अपनी टीकों की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये भी ICMR द्वारा ही दिया गया, विद्यालय जाने वाले बच्चों की पोषक तत्वों की सारणी। ठीक है, 7 से 9 वर्ष विद्यालय जाने का समय है और बढ़ता हुआ बच्चा भी है, तो पोषण की मात्रा यहाँ पर पहले से डबल हो जाएगी, है ना। 7 से 9 वर्ष और 10 से 12 वर्ष में देखो बालक और बालिकाओं में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्योंकि बालिकाओं में बालकों के कंपैरिजन में ये आवश्यकता थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, चलो ऊर्जा की बात कर लेते हैं किलो कैलोरी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर लगभग 1950, और इसमें बात करें 10 से 12 साल में तो 2190, और बालिका में 1970। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितनी मात्रा में चाहिए होगा 41 ग्राम, और 10 से 12 में 54 और 57, यहाँ बालिका को ज्यादा आवश्यकता होगी।
ठीक है। वसा की बात करें तो 25 ग्राम शुरुआती समय में, फिर ये थोड़ा कम हो सकता है, 22 ग्राम हो सकता है। कैल्शियम की बात करें तो 400 शुरुआती समय में, फिर मात्रा बढ़ेगी 600 यहाँ पर हो जाएगी। लौह तत्व की बात करें 26, बालकों की बात करें 34 और बालिकाओं की बात करें 19। विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए तीनों में 600, विटामिन बी कैरोटीन 2400 यहाँ पर आवश्यकता होगी। थायमीन की बात करें 1 है ना, 1.1 और वही फीमेल के लिए 1 काफ़ी है। राइबोफ्लाविन की बात करें 1.2, 7 से 9 वर्ष और जो लड़कियां होगी बालिकाएं होंगी 1.2 और लड़कों के लिए 1.3, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा। ठीक है। पैरोडॉक्सिन की बात करें 1.6 इनफ सफिशिएंट। फॉलिक एसिड की बात करें 60 और इधर बालिकाओं को ज़्यादा आवश्यकता होगी 70। एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तीनों के लिए 40 सफिशिएंट है ना। विटामिन B12 की बात करें 0.2 से लेकर 1 तक, जो आपने शुरुआती समय में भी देखा था 1 से 3 साल के लिए सेम ही रहेगा। नियासिन की बात करें तो यहाँ पर 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएगी, और लड़कियों के लिए 13 और यहाँ पर लड़कों के लिए रहेगा 15। ठीक है, 15 मिलीग्राम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं विद्यालय बच्चों के लिए संतुलित आहार की श्रेणी। अभी एक बार तो हम लोग बात करें कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए, प्रोटीन, कैलोरी वगैरह, विटामिन की, और उनको भोजन क्या क्या मिलना चाहिए। ठीक है, देखो 7 से 9 वर्ष का लड़का, 7 से 9 वर्ष में दोनों आ जाएंगे, और 10 से 12 वर्ष में लड़का और लड़की का कंपैरिजन हम लोग देख रहे हैं। अनाज और मिलेट्स 270 हो सकते हैं 7 से 9 वर्ष के लिए, और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए रहेगा ज़्यादा 330। दाल और फलियों की बात करें 60 सफिशियंट है। दुग्ध और उसके उत्पाद की बात करें ग्राम में तो आधा किलो 500 ग्राम सफिशियंट है। फल, सब्जियां, जड़ और कंद 100 ग्राम सफिशियंट है। सारी चीज़ें 100 ग्राम यहाँ पर सफिशियंट है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल सब कुछ आ जाएगा। चीनी की बात करें 30, 7 से 9 और लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 35 ग्राम। वसा की बात करें तो 25 ग्राम तीनों के लिए यहाँ पर सफिशियंट है। ठीक है, संतुलित आहार का ये अपना पूरा डेली का चार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। अच्छा, इसमें जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले प्राथमिक आवश्यकताओं के आधार पर, शरीर निर्माण के आधार पर, जलवायु के आधार पर, या आंतरिक ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर। तो आप सभी को पता है कि जब भी किसी भी बच्चे को भोजन दिया जाता है तो शरीर निर्माण पोषक तत्वों के आधार पर दिया जाता है। दैट मीन्स उसकी बॉडी किस हिसाब से डेवलप होती है। जैसे बच्चा कमजोर है तो उसको ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो जितनी मात्रा में सभी बच्चों को चाहिए उतनी ही मात्रा में उसको चाहिए होगा, है ना। तो ये चीजें डिपेंड करती है शरीर निर्माण पोषक तत्वों के आधार पर। ओके, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों को क्रमशः कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने ये 8 टेबल आज डिस्कस करी है। सबसे पहले अपन लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कों को ज्यादा चाहिए होगी 2650 से 2080 कैलोरी ऊर्जा तक की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्लियर है, 2650 और लड़कियों में 2080 कैलोरी ऊर्जा की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। ओके, किशोरावस्था मतलब अपना वही एडोलसेंस स्टेज 12 से 18 वाली। रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए, प्रत्येक अवस्था में संतुलित आहार का निर्धारण अलग अलग होता है। जैसे किशोरावस्था में मैं बात करूं तो किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार में परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों को क्रमशः 2650 से 2080 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और अगर मैं वयस्कता की तरफ जाऊं तो एक वयस्क पुरुष को महिलाओं की अपेक्षा अधिक कैलोरी और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा शारीरिक और मानसिक कार्य करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी डेवलपमेंट भी दोनों का अलग अलग तरीके से होता है। किंतु गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को वयस्क पुरुषों के समान ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे को भी यहाँ पर पूरा पालन पोषण करना होता है। अगर मैं प्रौढ़ावस्था की बात करूँ तो इस अवस्था में शरीर को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अवस्था 45 वर्ष के पश्चात आती है, क्योंकि शरीर के अंग यहाँ पर शिथिल पड़ने लग जाते हैं और पाचन व्यवस्था जो है शरीर की वो भी यहाँ पर कमजोर होने लगती है। ठीक है, तो इस अवस्था आते आते धीरे धीरे ये सारी चीजों की आवश्यकताएं कम पड़ने लगेगी। ठीक है, अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो 2 प्रकार से बीमारियां हो सकती है। रक्त अल्पता, दैट मीन्स एनीमिया का आशय है खून की कमी से। यदि मानव शरीर में लौह खनिज की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त अल्पता नामक बीमारी हो जाती है। या लौह युक्त भोजन के अभाव में होती है। थकान या कमजोरी महसूस करना इसका प्रमुख लक्षण है।
इस बीमारी के कारण मानव शरीर में जैविक क्रिया, पाचन क्रिया आदि प्रभावित होती है। मैरास्मस की बात करें, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है व्यर्थ करना। इस बीमारी से अधिकांश बच्चे ग्रसित रहते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मैरास्मस रोग यहाँ पर होता है। इस रोग में शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त भारहीनता, रक्तहीनता, त्वचा का झुर्रीदार होना, पैचिश आदि की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ पोषक तत्वों से होने वाली कुछ कॉमन सी बीमारियां हैं, जिसमें एक एनीमिया आ जाता है और एक आ जाता है आपका मैरास्मस। ओके, तो ये अपना 8 नंबर का टॉपिक यहाँ पर पूरा कवर होता है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तब तक आप एक काम जरूर से करिएगा, इन टेबल को नोट डाउन करते रहिएगा और रिवाइज जरूर से कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे इन्हीं टेबल से बनेंगे, है ना। 16 माह से 2 वर्ष के बच्चे को कौन सा टीका लगता है, ये अपने आप में क्वेश्चन है ना। टिटनेस का टीका जो है कब लगाया जाता है, ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, चाहे वो पूरक भोजन से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार से। ओके, तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना। देखो, ऐसा नहीं होगा कि आप ये टॉपिक छोड़ देंगे, चलो नंबर्स याद नहीं हो रहे तो छोड़ देते हैं, बाकी कहीं अपन कवर कर लेंगे। तो हर जगह आपको सेम ही चीज़ें मिलेगी, है ना। ये तो अभी अपन ने एक एक इंडिविजुअल चीज़ देखी है कि इस समय से इस समय में ये चीज़ें होना चाहिए। अब इंडिविजुअल वो एज वाइज भी पूछ सकता है, 4 साल के बच्चे को कितनों कैलोरी की आवश्यकता होगी, 5 साल को कितना चाहिए, तो ऐसे अभी तो इंडिविजुअल भी ध्यान रखना है। और जितने भी आपके पूरा सिलेबस में आप 200 नंबर में देख रहे हैं, हर जगह आपको सेम ही टॉपिक मिलेंगे। ओके, तो एक बार आप इसको बेसिक समझकर अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ये चीज़ आपको आगे हेल्प करे। ठीक है, चलिए, तो सेशन को यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।